पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर पूरी जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण के आगे परोस रहे हैं। जैसे कि बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं, लेकिन यह खबर उन्होंने छिपाई। वो लंदन से हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान आने के बाद 4 पार्टी उन्होंने की है। 9 मार्च को वापस आने के बाद वो करीबन सैकड़ों लोगों से मिल चुकी हैं और लखनऊ में एक पार्टी में कनिका के साथ बीजेपी के कई सांसद भी शामिल हुए थे, जिसमें दुष्यंत सिंह भी मौजूद हैं। और आप सोचिए, दुष्यंत सिंह फिर राष्ट्रपति के सुबह के ब्रेकफास्ट के मौके पर भी मौजूद थे। ऐसे में जरा बताइए, जब हमारा राजनीतिक अमला और हमारे नामचीन हस्तियां इस तरह की लापरवाही करेंगी तो क्या होगा देश का। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव। लंदन से आने के बाद पार्टी में शामिल हुई कनिका। लखनऊ की पार्टी में शामिल थे 500 से ज्यादा लोग। ये तस्वीरें लखनऊ में हुई उसी पार्टी की है जिसमें कनिका कपूर शामिल हुई थी। इस पार्टी में कनिका के साथ बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थे। जैसे ही कनिका के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई तो दुष्यंत और वसुंधरा राजे ने खुद को आइसोलेट कर लिया। कनिका कपूर 9 मार्च को लंदन से हिंदुस्तान आई थी और लखनऊ में एयरपोर्ट से सीधे होटल में रुकी थी। लखनऊ में जिस पार्टी में कनिका ने शिरकत की थी उसमें 500 से ज्यादा लोग शामिल थे। पार्टी में कई नेता और बड़े कारोबारी मौजूद थे। इसके अलावा कनिका कानपुर भी गई थी। वो अपने मामा के घर रुकी थी। ये तस्वीरें उसी दौरान की बताई जा रही हैं। कनिका ने खुद कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी और लखनऊ के केजीएमयू में उनका इलाज चल रहा है, जबकि उनके परिवार को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं कनिका जिस अपार्टमेंट में रहती है उसके 1 किलोमीटर के दायरे को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि कनिका की इस एक लापरवाही ने अब तक कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। ऐसे में सीएमओ लखनऊ का कहना है कि कनिका के खिलाफ कार्रवाई होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेस कर रहे हैं। अब तक 20-25 लोगों का पता चला है। सारे लोगों की जांच की टीम हमारी गई हुई है और जैसे जैसे हमको कॉन्टैक्ट पता चलता जाएगा हम लोग उनके कॉन्टैक्ट की जांच करके और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कनिका जिस पार्टी में शामिल हुई उसमें शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जानकारी मिल गई है, जबकि कई लोग खुद फोन करके जानकारी दे रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन। सावधानी बरतने की आवश्यकता बहुत बड़े पैमाने पर है। ऐसे में हिंदुस्तान अब लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में बड़ा इजाफा देख रहा है। 200 से ज्यादा लोग संक्रमित बताए जाते हैं अभी तक, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा है कि 22 तारीख को हम जनता कर्फ्यू सामने रखें और उसके लिए तैयारियां भी करें, लेकिन उससे पहले ही एहतियातन देश के कई शहरों में एक तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, अन्य जगहों पर भी, यहां तक कि राजस्थान में भी। कुल मिलाकर देखिए तो हम एक लॉकडाउन की स्थिति में अभी से ही जा रहे हैं। शहर शहर सन्नाटा पसरा है। बाजारों में वीरानी छाई है। मेट्रो सिटीज में सब कुछ सूना है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी कोरोना अब जानलेवा होता जा रहा है। हर दिन देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। देश के 20 राज्यों में कोरोना फैल चुका है। ऐसे में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना की दहशत नजर आ रही है। सबसे ज्यादा टेंशन महाराष्ट्र में दिख रही है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र के 4 शहरों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है। मुंबई, नागपुर, पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ 31 मार्च तक बंद रहेंगे। इस बंद के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर सभी शॉप 31 मार्च तक बंद रहेंगे। यानी इस बंद के दौरान इन 4 शहरों में सिर्फ बैंक, दवा, किराना और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली भी अघोषित लॉकडाउन की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। दिल्ली में सभी शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया गया है। इस दौरान मॉल में सब्जी, मेडिकल स्टोर और किराना की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि 22 मार्च को दिल्ली में मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। वाकई कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए ऐसे कदम जरूरी है, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना अपनी गिरफ्त बढ़ा रहा है उसने केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। टी न्यूज़ नेशन।
22 मार्च यानी कि रविवार सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक लॉकडाउन या यूं कहें कि जनता कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान लोगों को बहुत भा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए हम कोरोना की महामारी को रोक सकते हैं। लेकिन दरअसल हमें इस बात को लेकर तैयार रहना चाहिए कि क्या हम हिंदुस्तान को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए भी लॉकडाउन पर डाल सकते हैं। अगर हमने ये कर लिया तो यकीन मानिए हम अपने आप को नहीं, अपने देश को बचा रहे होंगे। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। प्रधानमंत्री मोदी की ये अपील आज देश की बहुत बड़ी जरूरत है और मजबूरी भी। सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी ही वो हथियार है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। We know we're all going through a very difficult time. And the only way to stop the spread of coronavirus is by acting together. We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy. पीएम की अपील के बाद लोगों ने भी कोरोना को मात देने की ठान ली है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हम कोरोना को हरा सकते हैं, कैसे हम अपने समाज को, अपने देश को, अपनी दुनिया को बचा सकते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि अगर हम लोग एक दिन भी ये कोशिश करेंगे, हम लोग आइसोलेशन में खुद से आएंगे, तो हो सकता है हम इस बीमारी को रोकने में मददगार साबित हो। दुनिया में कोरोना की मार को देखकर लोग सबक ले रहे हैं। लोगों ने जनता कर्फ्यू के जरिए महामारी को हराने की तैयारी कर ली है। कि अगर बंदे बाहर आपस में मिलेंगे, जनता कर्फ्यू का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब बनना चाहेंगे, यही सबके लिए भलाई है। बिल्कुल बनना चाहिए और बगैर कहे भी आगे भी बनना चाहिए। अगर बीमारी फैल गई तो कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू की अपील को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अनाज की कमी से निपटने के लिए देशवासियों के उपवास के आह्वान से जोड़कर देखा जा रहा है। आज से करीब 50 साल पहले देश के पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने देश में अनाज की किल्लत से निपटने के लिए जनता से अपील की थी। शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में 1 दिन उपवास की अपील की थी। शास्त्री ने अनाज की कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए कई कदम उठाए थे। उस दौर में भी जनता ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को गंभीर समस्या से उबारा था। देश एक बार फिर गंभीर संकट में है। ऐसे में पीएम मोदी की इस अपील के जरिए देश कोरोना को हराने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक और महत्वपूर्ण बात पर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं और इसके बेजा इस्तेमाल से बचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमने आपको अपने बुलेटिन की शुरुआत में दिखाया कैसे इटली में वेंटिलेटर और आईसीयू की इतनी भयानक कमी है कि लोगों को बचाया नहीं जा पा रहा। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी तैयारियां कैसी हैं। हमारे पास साधन हैं लेकिन सीमित हैं और उसे बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। ये आंकड़े दुनिया में कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को दिखा रहा है। इस ग्राफिक्स के जरिए खासकर इटली के हालातों को बताया गया है, जहां तीसरे स्टेज पर आकर कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया कि पूरा देश कैद हो चुका है और मौत का आंकड़ा संभाले नहीं संभल रहा है। कोरोना से लड़ने में सबसे बड़ी समस्या है इलाज का नहीं होना और किसी भी देश में मौजूद सीमित संसाधन। भारत में अगर मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में कुल 21,403 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें कुल 2,65,275 बेड हैं, जबकि देश के शहरी क्षेत्र में कुल 4,375 सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें कुल 4,48,711 बेड हैं। इस प्रकार देश में कुल 25,778 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें कुल 7,13,986 बेड हैं। इसी तरह देश में कुल 70,000 आईसीयू बेड की व्यवस्था है। इसके अलावा देश में कुल 1,16,757 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जबकि रजिस्टर्ड नर्स और आरएम की संख्या 20,48,779 है। आंकड़ों से साफ है कि अगर 135 करोड़ के देश में कोरोना तीसरे स्टेज तक पहुंचा तो हालातों को संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चीन, अमेरिका, इटली, ईरान जैसे तमाम देशों की मेडिकल सुविधाओं को कोरोना के प्रकोप ने पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। ऐसे में भारत में कोरोना को युद्ध स्तर पर रोकने का मिशन जारी है। कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी लेने या देने के लिए केंद्र की तरफ से हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 जारी किया गया है। इसके अलावा हर राज्य ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, जिस पर कॉल करके आप घर बैठे कोरोना संक्रमण का समाधान कर सकते हैं। इसलिए न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है सावधान और सतर्क रहने की, जिससे इस महामारी के साथ मजबूती से निपटा जा सके। टीम
न्यूज नेशन। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कैसे पूरी दुनिया आज कोरोना से लड़ने की इस मुहिम में लगातार आगे चल रही है। पाकिस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे के पूरे मध्य एशिया में जहां पर इस्लाम का बोलबाला है, वहां पर आज शुक्रवार की नमाज नहीं पढ़ी गई। लेकिन जनाब, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में हम क्या करें? एक अजीब सी सोच है यहां पर लोगों की। जुमे की नमाज आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ी गई है। सबसे बड़ी बात यह है तो कई मज़ारों पर 50 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए, जो कि सरकार की तरफ से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आखिरकार मौलाना और मौलवी सिर्फ पाकिस्तान में दीवाने नहीं हैं, ऐसे लोग हिंदुस्तान में भी बहुत हैं जो अल्पसंख्यकों को बुरे तरीके से बरगला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पवित्र मक्का शहर की मस्जिद अल हरम में आज जुमे की नमाज अदा नहीं की गई। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए न सिर्फ मक्का के मस्जिद अल हरम में जुमे की नमाज रोक दी गई, बल्कि मदीना की मस्जिद अल नबवी में भी जुमे की नमाज नहीं हुई। 13 मार्च को पवित्र काबा को सैनिटाइज करने के लिए जायरीनों के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। काबा को छूने पर पहले से ही बैन लगा हुआ है, लेकिन देश के कई शहरों में आज जुमे की नमाज अदा की गई। जो सुनहरी मस्जिद है ये, यहाँ पर अगर पूर्व उपराष्ट्रपति की बात करें हामिद अंसारी और ऐसे बहुत से व्यक्तित्व यहाँ पहुँचते थे, नमाज शुरू हो गई और जिस तरीके से कहा गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि 50 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे ना हो, भारत सरकार की तरफ से कि जनता कर्फ्यू लगाई जाए, लेकिन कम से कम आस्था पर जो अपील है केजरीवाल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ नमाजियों ने तो न्यूज़ नेशन से बात करते हुए ये भी कहा कि वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अल्कोहल है और अल्कोहल अल्लाह के लिहाज से, मुस्लिम धर्म के लिहाज से हराम है, लिहाजा वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि जुमे की नमाज के दौरान कई जगहों पर नमाजी कोरोना को लेकर जागरूक भी दिखे। धर्मगुरुओं ने भी कोरोना को लेकर एहतियात बरतने की अपील की है। इस बीच कोरोना को देखते हुए देश के कई मस्जिदों में अगले 2 हफ्ते के लिए जुमे की नमाज पर बैन लगा दिया गया है। लखनऊ में भी कोरोना को देखते हुए मशहूर इमाम बाड़े को बंद कर दिया गया है। इमाम बाड़े में भी होने वाली नमाज बंद कर दी गई। मौलाना कल्बे-ज़बाद ने एक अपील की है और कहा है कि बड़ा इमाम बाड़ा स्थित लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में जो आसिफी मस्जिद है, वहाँ पर अगले 2 हफ्ते जुमे की नमाज नहीं अदा की जाएगी। ये कहा गया है कि वो अपने घरों में ही नमाज अदा करें। देश भर की मस्जिदों में कोरोना को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर देखने को मिल रहा है। मस्जिदों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। ये तो संडे को जो जनता कर्फ्यू की बात कही गई है वो नेशनल इंटरेस्ट में है, हर इंसान के इंटरेस्ट में है, पूरे मुल्क के इंटरेस्ट में है, तो हम समझते हैं कि अच्छा एक स्टेप है और इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। सुरक्षा की तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद जरूरत है कि लोग मास गैदरिंग न करें, एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। ऐसे में एक साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ना खतरनाक हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो डॉक्टरों की सलाह का पालन करें, संक्रमण से बचें। आस्था से बड़ी जान है, ये समझें। टीम न्यूज़ नेशन। राइए, अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर आज अंतिम चैप्टर उसका लिखा गया, क्योंकि अब जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस अल्पसंख्यक सरकार के तौर पर काम कर रही थी और ऐसे में कमलनाथ सरकार गिरने से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा। कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले सरेंडर कर दिया और जैसे ही इस्तीफे का ऐलान किया तो बीजेपी में जश्न शुरू हो गया। एमपी में कमलनाथ की जो सरकार गिरी है उसकी वजह है महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया। कमलनाथ के इस्तीफे के बाद ज्योतिरादित्य ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में आज जनता की जीत हुई है। मेरा सदैव मानना रहा है कि राजनीति सदैव जनसेवा का माध्यम होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इस रास्ते से भटक गई थी। सच्चाई की फिर विजय हुई है, सत्यमेव जयते। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके आसपास जो काम कर रहे थे श्री दिग्विजय सिंह जी, अब उनके कारण परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई
कि ये सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 मुख्यमंत्री ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इन मुख्यमंत्रियों में कैलाशनाथ काटजू, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान हैं। और 15 महीने पहले एमपी में 15 साल के सियासी वनवास के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन 15 महीने में ही कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार गिर गई। टीम न्यूज़ नेशन। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद निर्भया कांड के चारों दोषियों को आज फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई इस देश में इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि एक ऐसी नजीर बने जिसके बाद कोई ऐसी हिमाकत कभी ना करे। 7 साल 3 महीने और 4 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज निर्भया को इंसाफ मिल ही गया। निर्भया के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले के चारों दोषियों को शुक्रवार के सुबह 5:30 बजे फांसी दे दी गई और इसी के साथ देश को झकझोर देने वाले इस केस का भी अंत हो गया। फाइनली 7 साल बाद इन 4 दरिंदों को फांसी पे लटकाया गया और निर्भया को इंसाफ मिला। हमने टीवी स्क्रीन पे देखा कि उनको फांसी पे लटकाया गया, तो मैंने सबसे पहले जाके बेटी के आगे, तस्वीर के आगे हाथ जोड़ा और तस्वीर को गले से लगाया और मैंने फाइनली उनको बोला कि बेटा आज आपको इंसाफ मिला। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद आरोपी 7 साल तक कानून के साथ आंख मिचौली खेलते रहे, लेकिन शुक्रवार को चारों आरोपियों को तिहाड़ जेल परिसर में फांसी दे दी गई। क्योंकि जिस तरीके के हीनियस क्राइम निर्भया के साथ किया गया वो एक्सेप्टेबल किसी भी हाल में नहीं था और जो दरिंदगी की थी उसका पनिशमेंट इन अपराधियों को मिला और इनको एग्जीक्यूट किया गया। जेल अधिकारियों के मुताबिक मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को एक साथ फांसी पर लटकाया गया। चारों दोषियों के शव करीब आधे घंटे तक फंदे पर झूलते रहे, जो जेल नियमावली के अनुसार फांसी के बाद की अनिवार्य प्रक्रिया है। पोस्टमार्टम के बाद चारों शवों को जेल प्रशासन को सौंप दिया गया, जिसके बाद लाशें आरोपियों के परिजनों को सौंप दी गई। टीम न्यूज़ नेशन।